टफ आए थे फ्रेजल वर्ब्स, एकदम डिफरेंट। शुरू के 20 मिनट्स तो इतनी जल्दी निकल जाते हैं। दूसरा जो पैसेज था वो टाइम कंज्यूमिंग था। हाय, welcome or welcome back to my channel. This is Vidushi Sharma welcoming you all. So finally my CUET exams are over और मेरे CUET एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे कौन से सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे, हर एक सब्जेक्ट पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आगे जिस बच्चे का भी CUET का एग्ज़ाम है वो उस वीडियो को देख सके और उसको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, कैसे सब कुछ होता है, एवरीथिंग. So today in this video I will tell you all about my English CUET exam. So my English CUET exam was on 23rd along with my two domain subjects. सबसे पहले था हिस्ट्री का, देन पॉलिटिकल साइंस एंड देन लास्ट में तीसरा था इंग्लिश. इंग्लिश का पेपर जो है ऐसा ही आया था, लाइक मॉडरेट टू टफ आया था. एंड उसमें जो फ्रेजल वर्ब्स थे देवर मतलब बहुत टफ आए थे. फ्रेजल वर्ब्स एकदम डिफरेंट. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी टाइम में. टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. ऐसा मतलब शुरू के 20 मिनट्स तो इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता, और जब लास्ट के 30 मिनट्स रह जाते हैं तब लगता है कि तो सारा इतनी जल्दी इतना टाइम निकल गया. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है CUET में. फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में आए थे एंड एंटोनिम्स सिनोनिम के भी दो क्वेश्चन ऐसे आए थे मैच द फॉलोइंग में. एंड ईडीएम्स आए थे मैच द फॉलोइंग में. दो मैच द फॉलोइंग आए थे, दोनों में ईडीएम्स आए थे और एक सेंटेंस आया था, उसमें हमको ईडीएम लगाना था. 4 ऑप्शंस दे रखे थे, 4 ईडीएम्स दे रखे थे, इनमें से एक ईडीएम लगाना था उसमें सेंटेंस में. एंड दो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक पैसेज जो था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक वो पैराग्राफ में मिल रहे थे उनके आंसर. लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ था उसमें कुछ 2 से 3 इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे. एक क्वेश्चन था कि पैसेज में वर्ड दे रखा था, उस वर्ड का मीनिंग बताना था, मतलब क्या मीनिंग होगा उस वर्ड का. उसमें ऑप्शंस दे रखे थे 4. और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इनडायरेक्ट थे, मतलब आपको अपने हिसाब से उनका आंसर देना है. पैसेज में डायरेक्टली उनका आंसर नहीं दे रखा था, उसके लिए हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ रहा था. मतलब टाइम कंज्यूमिंग था वो. दूसरा जो पैसेज था वो टाइम कंज्यूमिंग था. फिर आते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे. फिगर ऑफ स्पीच के 1 या 2 क्वेश्चन थे, उससे ज़्यादा नहीं थे. लेकिन उसमें जो पूछे गए थे फिगर ऑफ स्पीच वो सिंपल से थे, मतलब ऐसा मुश्किल नहीं था. फिगर ऑफ स्पीच तो आसान था. सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आसान थे, बट जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थे वो थे फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स भी सिंपल थे. एक सबसे आसान ईडियम पूछा गया था, स्पिल द बीन्स, तो सिंपल ही है, सबको पता है. और बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए थे वो थोड़े ऐसे मॉडरेट टाइप के थे, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं थे. लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल वही फिर से फ्रेजल वर्ब्स थे. और पैसेज में भी सेकंड पैसेज जो था वो मुश्किल था, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका आंसर मतलब डायरेक्टली पैसेज में नहीं दिया हुआ था. 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल से आए थे, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा था आपको, उसमें वो लगाना था, कंजंक्शन लगाना था. मैच द फॉलोइंग में आए थे ऐसे क्वेश्चन, 2 मैच द फॉलोइंग आए थे शायद से. तो उनमें लगाना था आपको, सेंटेंस दे रखे थे एक साइड में, 4 से 5 सेंटेंस थे, 4 सेंटेंस थे. और दूसरे साइड में उनके वो थे कि ये कौन सा सेंटेंस में कौन सा वो कंजंक्शन आएगा. ये थे क्वेश्चन. ये तो सिंपल से थे, इसमें इतना कुछ नहीं था. अगर मतलब आप अपना दिमाग लगाओ तो हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन थे. एट लास्ट पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ एंड नॉर्मलाइजेशन के बाद पता नहीं क्या होगा नंबरों का, बट पेपर ठीक था, मतलब अच्छा था पेपर. इतना मुश्किल भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था, मॉडरेट था पेपर. और आगे आने वाले इंग्लिश के पेपर के बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ध्यान एक तो पैसेज पे देना है, फ्रेजल वर्ब्स पे देना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे देना है. सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो ही जाता है, क्योंकि उसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होता है, तो वो हो ही जाता है. और बाकी जो नॉर्मल ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हो जाते हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, कंजंक्शन वगैरह. लेकिन सबसे ज़्यादा एक तो फ्रेजल वर्ब्स और कुछ थोड़ा बहुत फिगर ऑफ स्पीच पे, मतलब 1-2 फिगर ऑफ स्पीच याद करो तो फिर ऑप्शन में आता है, तो मतलब हो जाता है. उसके बाद ईडियम्स तो सिंपल आए थे. और हाँ, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें सिनोनिम पूछा था और वो क्वेश्चन मतलब मुझसे नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया था. वो वर्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मुझे याद नहीं है कौन सा वर्ड था, लेकिन वो मतलब मुश्किल आए थे सिनोनिम और एंटोनिम. 1-2 बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और बाकी 1-2 आसान से थे. फ्रेजल वर्ब्स में दिमाग लगाना पड़ रहा था, तो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ के जाना. और बाकी तो ठीक था पेपर, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है.
तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ के जाए। पैसेज अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पैसेज की अगर प्रैक्टिस कर रखी होगी तो इनडायरेक्ट वाले भी क्वेश्चन हो जाएँगे। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। एट लास्ट क्योंकि लैंग्वेज का पेपर जो होता है उससे लास्ट में हमारी परसेंटाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमें कौन-सा कॉलेज मिलेगा, कौन-सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। तो इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से करके आना है, लैंग्वेज का पेपर। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बाकी डोमेन्स जो मेरे पास थे, लाइक हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये 3 डोमेन के पेपर मैंने और दिए थे, तो इनकी वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी, तीनों डोमेन के साथ में या फिर तीनों की अलग-अलग। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, कोशिश करनी है कि शुरू के 30 मिनट के अंदर-अंदर आप सारे क्वेश्चंस पे गो थ्रू कर लो। क्वेश्चंस जो सिंपल आपको लगे, डायरेक्ट जो आप कर सकते हो, आसान है, उनको कर लो और बाकी जो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको छोड़ दो, ताकि शुरू के 30 मिनट में आप सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो लो। आपको पता चल जाए कौन-सा क्वेश्चन आसान है, कौन-सा मुश्किल है, कौन-सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये सब आपको पता चल जाए। और लास्ट के 10 मिनट्स छोड़ दो उन क्वेश्चंस के लिए, लाइक जैसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं या फिर उनमें आपको थोड़ा बहुत अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो हो जाएगा, तो उन क्वेश्चनों के लिए लास्ट के 15 मिनट्स छोड़ दो और 10 मिनट्स छोड़ दो अपने सारे क्वेश्चंस को रीचेक करने के लिए। एक बार रीचेक कर लेना कि कहीं गलती से गलत मार्क तो नहीं हो गया है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, तो एक बार सबको रीचेक कर लेना। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम कब है या फिर हो गया है तो कैसा हुआ है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।